नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, दिन पे दिन आपका पेपर नज़दीक आते जा रहा है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है हमारे पास, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी हमारा पास आ गया है। यानी क्लास 12th बायोलॉजी जो कि चैप्टर फर्स्ट है। क्या है? क्लास 12th है। क्लास 12th बायोलॉजी जो कि चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट जो कि आपके आज हम आपको बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको कह सकते हैं जब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको करके ही आएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम आपके लिए यह पेपर कह सकते हैं, यह क्वेश्चन सेट पेपर से लेकर आते हैं और लेकर आएंगे। क्योंकि सेट पेपर में जो हर साल पूछा जाता है उसे आपको ही रिवाइज कराएंगे, क्योंकि हर साल जो पूछा जाता है वही तो बार बार पूछा जाएगा, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी जो कि चैप्टर फर्स्ट है। टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 और 25 बोर्ड के बच्चों के लिए हैं। तो बच्चों, ये जो पढ़ाया जाएगा सब कुछ SWR ऑनलाइन क्लासेस पर पढ़ाया जाएगा बाई राजा यादव सर के द्वारा। बस आप इतना पढ़ लीजिए, बस बच्चों बस आप इतना पढ़ लीजिए, पूरा में पूरा कह सकते हैं कि 100% इसी में से फंसेगा। क्योंकि हमारा भी बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100% आया था। तो हम जब आउट ऑफ 100% ला सकते हैं, 100 में से 100 ला सकते हैं, तो हम अपने प्यारे बच्चों को क्यों ना ऐसा करें कि हमारे प्यारे बच्चे भी 100 आउट ऑफ 100 लाएँ। हम भी बता दें अपने बच्चों को क्यों कि वह बच्चों को कि वह भी कैसे 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। क्योंकि बच्चों, मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ। थोड़ा मेरी भले भी मैथ मैंने 11 में पढ़ी थी, मगर 12 में हमने बायोलॉजी ले लिया था किसी कारणवश, क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस होता है बच्चों। तो उसी प्रकार हम आपके लिए, हमारा जो बायोलॉजी में 100 में 100 आया था, हम आपका भी 100 में 100 लाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। क्योंकि बच्चों, हमारा पढ़ाना एक कर्तव्य है, आपको लिखना एक कर्तव्य है। क्यों? अगर आप जैसे लिखेंगे वैसे भी आपको नंबर मिलेगा। तो आइए समय न व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है फूल। फूल क्या है? जिसे हम फ्लावर भी कहते हैं और हिंदी में हम इसे पुष्प भी कहते हैं। यानी संस्कृत में फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, हिंदी में फूल कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर। आप कह रहे होंगे सर फूल तो हम जानते हैं, अभी आपको फूल की डिफिनेशन बताना पड़ जाए तो आप शायद ही बता पाएँ। क्योंकि बच्चों, अभी कोई चीज़ मतलब कह सकते हैं कि बहुत चीज़ इतना मतलब कोई चीज़ इतना सरल रहता है, परंतु उसकी डिफिनेशन हम नहीं बता पाते हैं। जैसे अभी हम आपसे पूछ लें कि बाल क्या है, आप तो कह रहे होंगे बाल तो सबको पता है, मगर बाल के अगर अभी डिफिनेशन पूछी जाए, बाल की वैज्ञानिक डिफिनेशन बताइए, तो आप शायद ही बता पाएँ। तो उसी प्रकार फूल की डिफिनेशन होती है बच्चों। आइए शुरू करते हैं, फूल क्या होते हैं। तो आवर्तबीजी पादप में एक विशेष संरचना होती है। जैसे कि आप जानते हैं, पुष्प में एक आवर्तबीजी पादप होता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। कुछ इस प्रकार फूल रहता है ना बच्चों, हमने आपके लिए बनवाया था। यहाँ देखिए ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे रहता है, फिर ऐसे निकला रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ऐसे निकला रहता है। तो हमने पुष्प की संरचना बनवा दी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो में प्लेलिस्ट नीचे पड़ी रहेगी, आप उसे जाकर अवश्य देख लीजिए। मान लीजिए पुष्प हो गया, तो पुष्प में ये जो बीज है ये क्या है? एक आवर्तबीजी। क्या है बच्चों? एक आवर्तबीजी संरचना होती है, जो कि लैंगिक जनन, यहाँ देखिए लैंगिक जनन में सहायक होती हैं। ये वाले हैं, देखिए यहाँ पर, इसके क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परागकोश। इसके अंदर क्या भरे रहते हैं? परागकण भरे रहते हैं। तो क्या भरे रहते हैं प्यारे बच्चों? परागकण भरे रहते हैं। तो उसी प्रकार कह रहा है ना, जो लैंगिक, यही परागकण जो है निखर कर मादा के यहाँ पर किस पे आता है? वर्तिकाग्र भाग तक आता है। यही मादा के वर्तिकाग्र भाग तक आता है तो अंडाशय तक पहुँच जाता है। तो वही कह रहा है कि जो लैंगिक जनन में सहायता करता है, क्या करता है? आवर्तबीजी पादपों में पुष्प एक विशेष संरचना होती है जो लैंगिक जनन में सहायक होती हैं। ये पौधे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इनके महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ बनाया है। अगर आपको भी यहाँ लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ये जो फूल हैं, फूल की पत्ती क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसको कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज।
पुंज कहते हैं। और जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं इसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं बच्चों? बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, ये जो बीच वाला भाग होगा इसे अंडाशय कहते हैं, इसे पुतंतु कहते हैं। और ये जो रेखाई है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम क्या? पुंकेसर। क्या कहते हैं बच्चों? पुंकेसर। और जो नीचे या देखिए यहाँ देखिए नीचे यहाँ पर एक संरचना बनी रहती है, इसको कहते हैं पुष्पासन। और जो नीचे यहाँ पकड़ने वाली संरचना होती है इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? वृंत। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वृंत। तो उसी को आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ देखिए पुष्प की संरचना है। अब आइए देखते हैं पुष्प की संरचना क्या होता है, पुष्प कैसे होता है, पुष्प में क्या क्या पाया जाता है। आइए देखते हैं दूसरे नंबर में। तो क्या रहा है प्यारे बच्चों? हमारे चारों ओर, जैसे कि हम जानते ही हैं, हमारे चारों ओर अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, यदि कह सकते हैं पौधे होते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं बच्चों, जैसे हो गया आम का पौधा हो गया, गुड़हल का पौधा हो गया, पीपल का पौधा हो गया। आप कह रहे होंगे सर आम पीपल, हाँ बच्चों उसमें भी तो फूल खिलते हैं, उसमें भी तो बौरा लगता है। तो उसी प्रकार सब, जैसे गुलाब हो गया, कटहल हो गया, कुछ भी हो गया। तो अलग अलग प्रकार के पुष्प, अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं। बच्चों अलग अलग प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। जैसे कि आप पता है आपको गुड़हल का जो पुष्प है, तो बच्चों जैसे कि हो गया गुलाब का फूल हो गया, कमल का फूल हो गया, तो वो अलग अलग प्रकार के पौधे हैं बच्चों, तो उसमें अलग अलग प्रकार के पुष्प उत्पन्न होंगे ही। तो जैसे गूलर का हो गया, आप कह रहे हैं गूलर, हाँ बच्चों गूलर में भी फूल खिलता है। तो गूलर का फूल अलग हो गया क्योंकि उसका पेड़ का ढांचा अलग है, पेड़ का साइज अलग है। तो इसी प्रकार निम्न जिस प्रकार अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, ठीक उसी प्रकार अलग अलग प्रकार के उसमें फूल भी यानी पुष्प भी होते हैं, पुष्प भी पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के सुगंध होते हैं। जैसे चमेली का सुगंध अलग होगा, गुलाब की सुगंध अलग होगी, कमल की सुगंध अलग होगी, और कह सकते हैं गेंदा का जो फूल होता है उसकी सुगंध अलग होगी। और हाँ बच्चों सबसे ज़्यादा सुगंध ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें रंग भी अलग अलग होता है। जैसे चमेली सफ़ेद होती है, गुलाब गुलाबी होता है, कमल किस तरह होता है? गुलाबी आकार का होता है, गुलाब लाल कलर का होता है, गेंदा किस प्रकार का होता है? तो गेंदा का फूल हल्का कह सकते हैं कि केसरिया कलर का होता है। तो सबका आकार अलग है, सबका रंग अलग है, सबकी सुंदरता अलग है, कह सकते हैं सबकी सुगंध अलग है। तो यही आकार, सुंदरता, रंग ही भिन्न होते हैं, और यही आकार, सुंदरता, रंग ही क्या करते हैं? भिन्न भिन्न पुष्प की संरचना करते हैं बच्चों। तो भिन्न होते हैं। एक आदर्श पुष्प में 4 भाग होते हैं बच्चों। आप कह रहे हो आदर्श पुष्प, हाँ बच्चों आदर्श पुष्प होता है, उसी प्रकार से आदर्श फल भी होता है। अब अभी इसके हम बाद हम बताएंगे, इसके बाद टॉपिक में आदर्श पुष्प या आदर्श फूल या आदर्श पौधा या आदर्श फल क्या होते हैं। इसे हम आदर्श पुष्प सब कुछ देखेंगे बच्चों, आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक है SWR ऑनलाइन क्लासेस तब तक हमको घबराना नहीं है। तो इसमें 4 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। तो कितना? नंबर 1 बाह्य दलपुंज, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 पुमंग, नंबर 4 जयांग। देखिए बच्चों यहाँ देखिए हमने एक प्रकार का पुष्प बनाया, यहाँ देखिए बाह्य दलपुंज हो गया, ये बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज हो गया। तो ये जो होता है ये क्या हो गया? पुमंग हो गया। और जयांग कहाँ पता है बच्चों? यहाँ पाया जाता है, इसके अंडाशय के अंदर जयांग पाया जाता है। आपको एक चीज़ पता है? अभी आपको हम छोटा सा एक ट्रिक बताते हैं। यहाँ देखिए पुमंग में क्या लिखा है? पू से पुरुष, यानी यह नर भाग होता है। जयांग यानी क्या होता है? मादा भाग। पू से पुरुष यानी नर भाग, और ज से जयांग यानी मादा भाग। आप पुरुष जब जान जाएंगे तो दूसरा पुरुष रहेगा नहीं, तो क्या रहेगा? मादा रहेगा। तो इसी प्रकार इसमें क्या पाया जाता है? इसमें मेल होता है और इसमें फीमेल भाग होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। आइए देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास है लघु बीजाणु जनन, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि बच्चों लघु बीजाणु जनन यह प्रायः हर साल पूछा जाता है। अभी हम आपको अगर पेपर दिखाएं तो उसमें शायद हर साल पूछा गया है, क्योंकि बच्चों हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलेंगे तो आप सोच रहे होंगे सर कैसे यकीन करें। तो हम आपके लिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने इतना सेट पेपर लाया था, उसके लिए हम आपको दिखा दिए थे कि हमारे पास इतना सेट पेपर और बहुत सारे हैं, तो वहाँ से हमने उसको भी लिखा है।
तो लघु बीजाणु जनन जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम माइक्रो क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो प्रोगेनेसिस कहते हैं। आइए देखते हैं लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन में पराग कोष तथा पराग कणों का परिवर्धन होता है। अर्थात कह सकते हैं जो पराग कोष होता है तथा जो पराग कण होते हैं, अर्थात अभी आपको समझाए थे कि एक जो ऐसी संरचना रहती है बच्चों, इसमें देखिए ऐसी संरचना रहती है ना, तो इसमें ये पराग कोष हो गया और इसके अंदर पाए जाने वाले कण को क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। तो उनके दोनों के बीच क्या होता है, परिवर्धन होता है। इनमें निम्न चार भाग पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, बाह्य दलपुंज, बाह्य त्वचा होती है, अंतः त्वचा होती है, मध्य स्तर होता है और टेपिटम होता है। तो बच्चों आपको पता है कि जो एक जैसे अभी स्पर्म हो गया, तो स्पर्म में भी अनुप्रस्थ कांड काटा जाए तो उसमें भी 4 प्रकार के संरचना होती है। हमने देखा इसके पहले वीडियो में, जब स्पर्म का या तो कह सकते हैं पुष्प का, इसको जब हम 4 भाग किए थे तो उसके अंदर सब कुछ पाया गया था ना। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी सब कुछ है, मगर आपको दिखाई नहीं देगा। जब इसका अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ कांड काटेंगे तो उसमें सब भाग दिखाई देने लगेगा। तो आइए देखते हैं, जो टेपिटम होता है वो लघु बीजाणुधानी का सबसे भीतरी भाग कह सकते हैं, सबसे आंतरिक भाग होता है। आंतरिक बोले तो सबसे भीतरी भाग होता है, यानी परत होती है, जो पराग कणों को क्या करती है जानते हैं बच्चों, पोषण प्रदान करती है। पोषण मतलब कह सकते हैं कि खाना पानी देती है, उसको कहती है लो खाना पानी, और जिससे वो जीवित रहती है। तो जो टेपिटम होता है लघु बीजाणुधानी का सबसे अधिक आंतरिक परत होता है प्यारे बच्चों। तो पराग कणों को क्या देता है, जो पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, तो इसमें एक जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम जीव द्रव्य या पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। जीव द्रव्य होते हैं या पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जो पुष्प को कह सकते हैं लैंगिक संबंध बनाने में सहायता करते हैं और पुष्प को बढ़ने में सहायता करते हैं। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने देख लिया, तो ये चौथा पॉइंट, ठीक है। आइए देखते हैं चौथा, पराग कण की संरचना। आप कह रहे होंगे पराग कण, हाँ प्यारे बच्चों, अभी हमने अगर आप एक एक चीज़ विस्तार से पढ़े रहेंगे तो उसको आपको समझने में आसानी रहेगी, और हाँ पेपर में लिखने में भी आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि जितने ही हम कह सकते हैं आराम से मतलब विस्तार से पढ़े रहेंगे, उतने ही हमको समझने या समझाने में आसानी रहेगी। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं पराग कण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो पराग कण सामान्य एक कोशिकीय संरचना होता है। मान लीजिए इसमें क्या होता है बच्चों, सामान्यतः पराग कोश में कह सकते हैं कि एक कोशिका ही होती है, नहीं कह सकते हैं कि एक कोशिकी और अगुणित होता है, एक द्विगुणित होता है, एक त्रिगुणित होता है बच्चों। इसके हम अगर इसके बाद वीडियो में तो कह सकते हैं, इसी वीडियो में अभी हम आपको बताएंगे कि अगुणित क्या होता है, द्विगुणित क्या होता है, त्रिगुणित क्या होता है और बहुगुणित क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम क्या अगुणित जिसको हम यन कहते हैं, और द्विगुणित को हम बोलते हैं 2n, त्रिगुणित को बोलते हैं हम 3n। और यहाँ देखिए उसी प्रकार जिस प्रकार अणुगुणित को हम यन बोलते हैं, जो गोलाकार या कह सकते हैं अंडाकार होती है। तो क्या बच्चों हमने क्या देखा कि यह गोलाकार या अंडाकार होता है। तो अब आइए देखते हैं, अब आइए इसको देख लेते हैं हम कि पराग कण की संरचना किससे होती है, पराग कण कितने ग्राम के होते हैं, कह सकते हैं इसकी लंबाई क्या होती है। आइए देखते हैं। तो पराग कणों को अगर हम एक बार मापा गया था, जब मापने पर उससे क्या प्राप्त हुआ था, तो जो पराग कण होता है वो 20 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें 2 आवरण होते हैं बच्चों, एक होता है बाह्य आवरण, एक होता है बाह्य चोल होता है, और दूसरा होता है अंतः चोल। अर्थात कह सकते हैं जो हमें बाह्य रूप से दिखाई देती है परत, उसे हम बाह्य चोल कहते हैं, तथा जो हमसे जो उसके बाह्य चोल के अंदर संरचना होती है उसे हम अंतः चोल कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको उम्मीद है पराग कण की संरचना समझ में आई होगी। आइए देखते हैं पराग कण की संरचना के कुछ हमने नोट्स बताए हैं, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स भी देख लेते हैं। तो जो गाजर होता है, गाजर घास होता है जिसे हम पार्थिनियम कहते हैं, जो
हाँ तो प्यारे बच्चों, जो गाजर घास होती है जिसे हम पार्थेनियम कहते हैं, तथा जो चीनी होती है, पोडियम होता है, तथा जो ज्वार होते हैं, ये मतलब बहुत से ऐसे पौधे हैं जो परागकण मानव मतलब एलर्जी प्रदान करते हैं। जैसे कहते हैं जो गाजर घास होती है यह प्रायः अपने देशों में नहीं पाई जाती थी, परंतु किसी भूल के कारण या विदेशों से किसी उर्वरक के साथ या कह सकते हैं किसी अनाज के साथ चली आई भारत, जो कि आजकल इतना हो गया है कि खेतों में ना पूछिए। जिससे हम क्या कहते हैं, गाजर घास जो होता है बहुत होता है, परंतु यह मनुष्य के लिए एलर्जीदायक होता है। अर्थात कह सकते हैं अगर इसको नाक के पास लाया जाए तो बहुत ज़्यादा छींक आने लगती है और बहुत से मनुष्य को खुजली हो जाती है, कह सकते हैं कि चकत्ता भी पड़ जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको परागकण की संरचना समझ में आई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है, भ्रूण कोश। इसको तो पूछिए मत बच्चों, इंडोस्पर्म, ये हमारे पेपर में भी आया था जब हम पढ़ रहे थे, क्लास 12 में थे, तो हमारे पेपर में भी यह आया था, क्या, इंडोस्पर्म। तो आइए देखते हैं बच्चों भ्रूण कोश, जिसको कहते हैं इंडोस्पर्म। ये बच्चों हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मानिए या ना मानिए, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है तो आपके एग्जामिनेशन में क्यों नहीं पूछ सकता, क्योंकि यह हमारे एग्जामिनेशन में भी 2000 मतलब कह सकते हैं कि 3 से 4 सेटों में यह पूछा था। तो आइए देखते हैं भ्रूण कोश। आवर्तबीजियों में भ्रूण कोश कह सकते हैं त्रिसंलयन। अभी हमने बताया था ना बच्चों, संलयन, 2 संलयन, त्रिसंलयन, या भ्रूण अभी आपको बताया था ना। तो यहाँ देखिए भ्रूण कोश त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है, इसी कारण ये त्रिगुणित, हमने बताया था ना, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। तो यहाँ देखिए 3n हो गया ना, तो बताएंगे बच्चों एक मतलब मिलता जाएगा आपको अगर आप सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे। तो त्रिगुणित यानी 3n होता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, तो कह सकते हैं कि भोजन देता है, खाना देता है, एनर्जी देता है। तो ये भ्रूण क्या होता है बच्चों, तो भ्रूण वह होता है जिसमें बच्चा या शिशु उत्पन्न यानी कह सकते हैं कि उत्पन्न हो रहा होता है। तो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसका विकास निषेचन के पूर्व ही होता है। निषेचन मतलब जब लैंगिक संबंध बनते हैं, उसके बाद जब नर के स्पर्म तथा मादा के अंडाशय एक दूसरे से क्रिया करके मतलब एक नई कह सकते हैं नई पीढ़ी को मतलब जन्म देते हैं, या कह सकते हैं बनाने की कोशिश करते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के पूर्व ही, इसलिए निषेचन के पूर्व ही हो जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अगुणित या गुणित यन। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं हम, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब आइए हम 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भव। इसके पहले हमने देख लिया है। अब आइए देखते हैं भ्रूण कैसे विकास होता है, भ्रूण कैसे उत्पन्न होता है, यानी भ्रूण का कैसे जन्म होता है। तो संयुग्मन के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है। जब संयुग्मन मतलब जब लैंगिक संबंध बन जाते हैं तो उसके बाद जो अंड होता है, जो अंडाशय होता है, युग्मनज कहलाता है, जिसमें भ्रूण का विकास होता है बच्चों। जब मादा के अंडा और पुरुष के स्पर्म, यानी कह सकते हैं कि जब मतलब मिल जाते हैं तो क्या होता है, भ्रूण का विकास होने लगता है। यदि भ्रूणी परिवर्तन जो होता है मतलब प्रारंभ हो जाता है, यानी कह सकते हैं भ्रूण बनना प्रारंभ हो जाता है। एक बीजपात्री मतलब कह सकते हैं तथा द्विबीजपात्री दोनों पादपों का समान होता है। मतलब कह सकते हैं कि वो एक बीजपात्री और द्विबीजपात्री दोनों में समान मतलब विकसित होने लगती है, दोनों पादपों में समान हो जाता है। और लेकिन बाद में इनमें काफ़ी विभिन्नता आ जाती है, दिखाई देती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे ही हम कहते हैं कि भ्रूण का विकास होने लगा है। उम्मीद है बच्चों आपको भ्रूण का विकास या जिसको कहते हैं भ्रूणोद्भव समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्या, बीज का निर्माण। अभी तक हमने देखा भ्रूण का निर्माण, अब आइए देखते हैं बीज का निर्माण। क्या देखते हैं बच्चों, बीज का निर्माण। तो बीज का निर्माण क्या होता है, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों।
मेरे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं। बीज का निर्माण दोहरा निषेचन होने के बाद, जब देखिए अभी हमने देखा था एक निषेचन होता है, फिर उसके बाद दोहरा निषेचन होता है। जब हम पुष्प की संरचना बताए थे तो उसमें दोहरा निषेचन बताए थे, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। क्या आप सर्च करिएगा कि पुष्प की संरचना बाई राजा यादव सर या पुष्प की संरचना बाई SWR ऑनलाइन क्लासेस, तुरंत आ जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो दोहरा निषेचन होने के बाद बीजांड में, जो बीजांड में होता है, बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं। जो बीजांड होता है उसमें कई परिवर्तन होता है, जिसमें क्या होता है, बाद में यही बीज जो होता है बीज में परिवर्तित हो जाता है। क्या जो भ्रूण होता है बच्चों, वही बाद में किसमें परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के जो बीजांड होता है बच्चों, बीजांड के ऊपर एक आवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजावरण। बीजावरण यानी बीज को जो ऊपर आवरण होता है उससे ही हम कहते हैं बीजावरण कहते हैं। और यह धीरे धीरे पानी की मात्रा क्या करता है कि पानी की मात्रा कमी करने लगता है, जिसके कारण भ्रूण सूक्ष्मावस्था यानी कह सकते हैं, भ्रूण यानी जो बीज होता है सूख जाता है, जिससे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, बीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए धान है, गेहूँ का बीज है, ठीक है। जब गेहूँ देखिए बोइए तो उसमें दूध बनता है। जब दूध बनता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, धीरे धीरे बीज का निर्माण करने लगता है। दूध के साथ साथ बीज का निर्माण होगा, फिर बीज के बाद क्या होगा, एक आवरण उस पर आ जाएगा, उसको जिसको कहते हैं हम, जैसे धान पे ऊपर देखिए एक आवरण आ जाता है, जिसको हम चावल के ऊपर बोलते हैं ना, आवरण आ जाता है, जिसे हम बीजावरण बोलते हैं। फिर उसमें धीरे धीरे पानी की मात्रा सूखने लगती है। जब उसमें दूध सूखने लगता है तो दूध जो सूख जाता है तो एक बीज का निर्माण करता है, जिसे हम चावल कहते हैं ना बच्चों। तो वही पानी की कमी होने लगती है और वह सूक्ष्मावस्था में चला जाता है, यानी कह सकते हैं जब उसे बुआई की जाती है तभी वह निकलता है नमी के संपर्क में आने, तो उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही हम कहते हैं बीज। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही कहते हैं बीज। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 8। आइए देखते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 8 क्या है, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 है जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह हमारे एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है प्यारे बच्चों। आप उम्मीद नहीं कर सकते इतनी बार यह पूछा जाता है। क्या बच्चों, आभासी फल या कह सकते हैं कूट फल या कह सकते हैं झूठा फल, जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास झूठा नहीं बच्चों, झूठा यानी कह सकते हैं जिसको हम तुम झूठे हो ऐसे बोलते हैं ना, कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो, तो वही वाला झूठा हो गया। तो आइए देखते हैं झूठा फल। तो कुछ पौधों में फल के निर्माण में पुष्प के कुछ भाग, जैसे देखिए कुछ पौधों में जब फल का निर्माण होने लगता है, तो वो फल का भाग क्या होता है, जैसे पुष्पासन हो गया जिसपे पुष्प बैठा रहता है, अभी हमने आपको बताया था। दलपुंज हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया, ये हम आपको सब बता चुके हैं इसके पहले वीडियो में, और अभी हमने शुरुआत की वीडियो में भी बताया था। बाह्य दलपुंज का निर्माण होता है। ऐसे फल ही क्या कहलाते हैं, आभासी फल कहलाते हैं। मतलब कह सकते हैं वो बीज से न होकर, उनका निर्माण कहाँ से होता है, पुष्पासन से होता है, या दलपुंज से होता है, या बाह्य दलपुंज से होता है, मतलब बीज से न होकर। तो ऐसे फल को ही हम क्या कहते हैं, या ऐसे फूल को ही हम क्या कहते हैं, तो इसे फूल या फल को ही हम आभासी फल या फूल कहते हैं, या इसे हम असत्य फल भी कहते हैं। जैसे सेब हो गया, तो सेब का निर्माण बच्चों पुष्पासन से होता है। उसी प्रकार नाशपाती भी पुष्पासन से होती है, और रसभरी भी पुष्पासन से होती है। और बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं ऐसे पेड़ हैं, ऐसे फल हैं जो कि जिनका निर्माण बीज से नहीं होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सत्य फल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सत्य फल किसे कहते हैं। आप कह रहे होंगे सर सत्य फल, अभी तो हमने झूठा फल पढ़ा था जो झूठा था, अब देखते हैं सत्य फल किसे कहते हैं। तो हमने अभी तक देखा क्या कि ऐसे फल जिसका जन्म या तो कह सकते हैं जिसका निर्माण पुष्पासन से होता है, दलपुंज से होता है, या कह सकते हैं बाह्य दलपुंज से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, झूठा फल या सत्य फल या असत्य फल या
कूट फल। अब आइए देखते हैं सत्य फल। तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, न तो बाह्य दलपुंज से होता है, न तो दलपुंज से होता है, न तो पुष्पासन से होता है। कहाँ से होता है प्यारे बच्चों? तो अंडाशय से होता है। जब अंडाशय से होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं सत्य फल। सत्य फल यानी जिसका निर्माण, ऐसे फल जिसका निर्माण अंडाशय से भाग से होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं सत्य फल। क्या कहते हैं? सत्य फल। तो आइए देखते हैं लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, असंग जनन। हाँ तो प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन और है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्या? असंग जनन। एक देखिए, अभी इसके पहले हमने सत्य फल पढ़ा, उसके पहले आभासी फल पढ़ा। अब आइए देखते हैं असंग जनन। तो कुछ ऐसे पादप होते हैं, कुछ ऐसे पादप हैं जो बिना लैंगिक जनन के बनते हैं, यानी कह सकते हैं उसमें लैंगिक संबंध कराए बिना ही उनका जन्म हो जाता है, या कह सकते हैं जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कि कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति, यानी उपस्थिति नहीं, अनुपस्थिति में, अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे पादप जिनमें बिना लैंगिक संबंध बनाए, यानी बिना लैंगिक जनन से बिना लैंगिक जनन के ही फल का निर्माण हो जाता है, यानी कह सकते हैं नए पादप का निर्माण हो जाता है, नए पादप का निर्माण होता है। तो उस फल को ही हम क्या कहते हैं? तो उस फल को ही हम असंग जनन कहते हैं। जैसे आलू हो गया, तो बच्चों आलू अगर हम काट के लगा देते हैं तो उसमें आलू हो जाता है। उसी प्रकार गन्ना हो गया, उसी प्रकार नींबू हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसमें किसी कह सकते हैं कि ना तो नर या ना तो मादा किसी चीज़ को मतलब आवश्यकता नहीं होती है, दोनों में से कोई एक भी हो तब भी वो फल विकसित कर जाता है। ऐसे फल को ही हम असंग जनन कहते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बच्चों शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।